साबिक वज़ीर-ए-आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो लापता थे, उनके अचानक सामने आने वाले बयान ने सियासत में भूचाल पैदा कर दिया है। लेकिन इसके साथ ही 10 सवालात भी पैदा हो गए हैं। आज़म खान कहां थे, इतने दिन कहां गायब रहे, इन्हें अचानक सामने आने और बयान देने की जरूरत क्यों पेश आई? मीडिया पर आने वाली रिपोर्ट्स के मुताबिक साबिक वज़ीर-ए-आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान ने अपना एतराफी बयान रिकॉर्ड कराया है। कहा जा रहा है कि यह बयान आज़म खान ने मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड कराया, जिसे 164 का बयान भी कहा जाता है। यह मुबैना और गैर मुसद्दिका बयान जो मीडिया को लीक किया गया। इसके मुताबिक आज़म खान ने कहा कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने साइफर ड्रामा सिर्फ अपनी हुकूमत बचाने के लिए रचाया था। साइफर के मामले पर तमाम काबीना अरकान को मुलव्विस किया गया और तमाम लोगों को बताया गया कि साइफर को कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। मुबैना एतराफी बयान में आज़म खान ने कहा कि साइफर का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं, इसे सिर्फ सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। इस मुबैना एतराफी बयान में आज़म खान से यह बात भी मंसूब की गई है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने कहा वो साइफर को गलत रंग देकर बयानिया बदल देंगे। यह बात भी आज़म खान से मंसूब है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने साइफर ड्रामे के जरिए अवाम से मुल्क की सलामती इदारों के खिलाफ नफरत का बीज बोया। मुबैना एतराफी बयान के मुताबिक आज़म खान ने कहा कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने साइफर उनसे 9 मार्च को ले लिया था और बाद में गुम कर दिया। मीडिया को लीक किया गया यह गैर मुसद्दिका बयान सामने आने के बाद हुकूमत इस बुनियाद पर चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का ऐलान कर रही है। स्टेट की मुद्दत में जो है ये मुकदमा जो है वो अदालत में फॉर प्रोसिक्यूशन जो है वो जाएगा और वहाँ पे जो है वो इंसाफ के कटहरे में इन लोगों को लाया जाएगा। 164 का बयान आ जाने के बाद FIA की टीम को आज ये हिदायत जारी हम कर चुके हैं कि इसकी तफ्तीश जो है वो मुकम्मल तौर पे की जाए। साइफर की कहानी यह है कि अमेरिका में तैनात पाकिस्तानी सफीर ने दफ्तर खारजा को एक मरासला भेजा था। वो मरासला आम जुबान के बजाय खुफिया जुबान में लिखा गया था ताकि हर कोई इसको न पढ़ सके। इस वजह से वो मरासला साइफर कहलाया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के मुताबिक अमेरिका में तैनात पाकिस्तानी सफीर असद मजीद ने साइफर में लिखा था कि उनकी अमरीकी सफारतकार डोनाल्ड लू से मुलाकात हुई और इस मुलाकात में डोनाल्ड लू ने कहा अगर चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो गई तो वो पाकिस्तान को माफ कर देंगे। अमरीकी सफारतकार के इस बयान को बुनियाद बनाकर चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने यह बयानिया बनाया था कि उनकी हुकूमत खत्म करने में अमेरिका की साजिश थी। अगर साजिश ना होती तो अमरीकी सफारतकार पाकिस्तानी सफीर को यह बात क्यों कहता। इसके बाद आज़म खान और चेयरमैन तहरीक इंसाफ की एक मुबैना ऑडियो भी लीक हुई थी। इस ऑडियो में चेयरमैन तहरीक इंसाफ कह रहे थे कि अब हमने साइफर पर खेलना है लेकिन अमेरिका का नाम नहीं लेना, और आज़म खान इनसे कह रहे हैं कि साइफर पर मीटिंग कर लेते हैं और फिर वो इस मीटिंग के मर्जी के मिनट्स बना लेंगे। मैं मिनट्स में कर लूंगा कि फॉरेन मिनिस्टर यही चीज़ सुना, फॉरेन सेक्रेटरी यही चीज़ सुना दी, इसमें ये था। फिर अगर इसका एनालिसिस करो, फिर एनालिसिस अपनी मर्जी के मिनट्स में कर देंगे ताकि भी ऑफिस के रिकॉर्ड में मिनट करो। एनालिसिस ये होगा कि ये इनडायरेक्ट थ्रेट है अगेंस्ट डिप्लोमेटिक, वो है डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में इसको थ्रेट कहते हैं, इन्होंने ये किया मस्टर्ड की चीज़ें, वो देखें मिनट्स तो फिर मेरे हाथ में है ना, वो तो जिस तरह वो करेंगे तो वी विल ड्राफ्ट द मिनट्स। फिर इसी साइफर को बुनियाद बनाकर डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद मुस्तरद कर दी थी और बाद में यह हकीकत सामने आई थी कि जिस साइफर की बुनियाद पर वो रूलिंग दे रहे थे वो साइफर उन्होंने पढ़ा भी नहीं था। किसी गैर मुल्की ताकत को यह हक नहीं कि वो साजिश के तहत पाकिस्तान के अवाम की मुंतखब हुकूमत को गिराए। वजीर कानून ने जो नुकात उठाए हैं वो दुरुस्त है, वैलिड है, लिहाजा मैं रूलिंग देता हूं कि अदम एतमाद की करारदाद आइन और कौमी मुख्तारी व आज़ादी से मुनाफी है और रूल्स और ज़ाब्ते के खिलाफ है। ये करारदाद में मुस्तरद डिसअलाउ करने की रूलिंग। इसी साइफर की बुनियाद पर कौमी सलामती कमेटी का इजलास भी बुला लिया गया और मरासले को पाकिस्तान के मामलात में मदाखलत करार दिया गया था। अमरीकी सफीर को बुलाकर एहतजाज भी रिकॉर्ड कराया गया था। ताहम बाद में पाक फौज का भी यही मौक़िफ़ सामने आया कि सियासी फायदे के लिए साइफर के नाम पर झूठी खबरें फैलाई गई। इस दौरान चंद हैरान कुन वाकयात भी हुए। एक रोज चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने कहा कि साइफर तो उनसे गुम हो गया है, लेकिन उनके ही साथी फवाद चौधरी ने साइफर गुम होने की बातें गलत करार दी। इसके बाद साइफर कहानी के अहम किरदार आज़म खान भी गुम हो गए और इनके हवाले से मुतज़ाद दावे भी सामने आए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनकी गुमशुदगी का केस भी चल रहा था। आज वज़ीर-ए-आज़म ने बताया कि आज़म खान तो अपने दोस्त के घर पर थे।
इस तमाम सूरत हाल पर 10 सवाल पैदा होते हैं। सवाल नंबर 1, आजम खान कहां गायब हो गए थे? सवाल नंबर 2, अगर वजीर दाखिला दुरुस्त कह रहे हैं कि वो अपने दोस्त के घर पर ही थे तो गुमशुदगी की खबरों के बाद सामने क्यों ना आए? सवाल नंबर 3, इतने दिन दोस्त के घर रहने के बाद इन्हें अचानक ये बयान देने का ख्याल कैसे आया? सवाल नंबर 4, इस बयान में भी उन्होंने पाकिस्तानी सफीर असद मजीद के साइफर को तो नहीं झुटलाया, यानी साइफर वजूद तो रखता है। सवाल नंबर 5, अगर साइफर वजूद रखता है तो इस पर आजम खान के बयान की ज्यादा अहमियत है या असद मजीद के बयान की ज्यादा अहमियत है? सवाल नंबर 6, कि अब आजम खान का बयान रिकॉर्ड कर लिया गया है तो क्या असद मजीद का बयान भी रिकॉर्ड किया जाएगा? सवाल नंबर 7, हुकूमत आजम खान के बयान को बुनियाद बनाकर चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान कर रही है। ये कार्रवाई की जाती है तो केस क्या बनाया जाएगा? क्या साइफर लीक करने का केस बनेगा या फिर साइफर गुम करने का, या सिफारती दस्तावेज को सियासी और जाती मकासद के लिए इस्तेमाल करने का केस बनेगा? सवाल नंबर 8, इन दोनों सूरतों में सजा क्या दी जाएगी? वो सवाल नंबर 9 है कि वो आजम खान जो आज एतराफी बयान दे रहे हैं, लीक ऑडियो के मुताबिक तो मर्जी के मिनट्स बनाने का मशवरा खुद उन्होंने दिया था। सवाल जो दर सवालात हैं और इन सवालों के जवाब दरकार है। नाज़रीन, बात करेंगे इसी हवाले से, कौन लेंगे? हमारे साथ मौजूद हैं जनाब हसन रजा पाशा साहब, मारूफ वकील। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पाशा साहब, आपने वक्त निकाला। ये बताइएगा कि अगर ये तमाम इल्जामात इमरान खान पे साबित हो जाते हैं, बशमूल ये कि उन्होंने साइफर को कॉन्कोड किया, साइफर को उन्होंने जो है वो अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया, फिर उसको गुम कर दिया, इन तमाम चीजों की सजा क्या होगी सर? बिल्कुल, ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 इस पे लागू होता है। इसमें सेक्शन 3 जो है वो ये है कि आप कोई राज अफशा करते हैं, ऐसा डॉक्यूमेंट आप बाहर लाते हैं, उसके कंटेंट्स बाहर लाते हैं, तो वो सेक्शन 3 अप्लाई करती है जिसकी सज़ा अप टू 14 ईयर्स है। और सेक्शन 5 जो है वो अप्लाई करती है कि कोई डॉक्यूमेंट, कोई ऐसा राज आप मिसप्लेस कर देते हैं, चोरी कर देते हैं या उसको किसी और को दे देते हैं, तो फिर सेक्शन 5 अप्लाई होती है जिसकी सजा 3 साल है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट डिप्लोमेटिक डॉक्यूमेंट उसको गुम कर देना या छुपा लेना या उसके मिनट्स में किसी तरह की रद्दोबदल करना, ये क्या इसको गद्दारी भी कहा जाएगा? क्योंकि इसको बाज लोग गद्दारी के जुमरे में भी लाना चाह रहे हैं, ट्रीजन के जुमरे में लाना चाह रहे हैं। नहीं, मैं नहीं समझता कि हाई ट्रीजन में ये आता है, क्योंकि देखिए साइफर नो डाउट एक ऐसा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जो बाहर नहीं निकलना चाहिए था। और उस वक्त भी आपको याद होगा कि बहुत सारे जो कानूनी माहिरीन है उन्होंने कहा था कि इमरान खान साहब ने जिस अंदाज में साइफर को एक जलसा आम में लहराया और उसके कंटेंट्स को जलसा पब्लिक किया और लोगों को बताया बार बार, तो ये चीज़ जो है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के खिलाफ है। और मैं समझता हूँ कि अगर कानून नाफिज करने वाले इदारों ने कोई कार्रवाई करनी थी तो उस वक्त भी FIR दर्ज हो सकती थी। बहरहाल अगर आज जो है वो आजम खान साहब की 164 की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाने के बाद अगर ये उस तरफ जा रहे हैं तो ये कॉग्निजेबल ऑफेंस बनता है। और अच्छा। इसके जो ट्रायल है वो सेशन जज लेवल का जो है वो जज करेगा, स्पेशली एम्पावर्ड बाय द फेडरल गवर्नमेंट। पाशा साहब, अगर ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है और इसमें यह भी अगर साबित होता है कि एक पब्लिक डॉक्यूमेंट था, एक डिप्लोमेटिक डॉक्यूमेंट था जो कि पब्लिक तो नहीं था, उसको इस्तेमाल किया गया पब्लिक नैरेटिव शेप करने के लिए, यानी पब्लिक की, आवाम की राय पर असरअंदाज होने के लिए, तो अगर यह साबित होता है तो क्या इस पे भी कोई पकड़ है? क्या इसकी भी सजा है? देखिए, साइफर जो है वो ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि सेक्रेटरी खारजा, वजीर खारजा और जरूरत पड़ने पे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और प्राइम मिनिस्टर, ये 4 और 5 शख्सियात है जिनके पास जाता है, जिन्होंने देखना होता है। लेकिन जब आप जज्बाती हो कि इसके कंटेंट्स को आप बाहर पब्लिकली इसको लेके जाते हैं तो इट अमाउंट्स टू बी वायलेशन ऑफ लॉ। तो कौन सा कानून आता है सर? कौन सा कानून हरकत में आएगा? मैं वही ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लागू होता है इस पे। और देखे, ये बात तो हमने सुनी कि उन्होंने कहा जी वो तो मुझसे गुम हो गया कहीं। इतना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपने गुम कैसे कर दिया? इतना लाइट लिया आपने उसको, ये तो गलत बात है ना। उनको अगर उन्होंने लहराया एक खास मौके पे और उसके बेनिफिट लिए और वो बेनिफिशियरी ठहरे, क्योंकि वहीं से बयानिया जो है वो खान साहब का बूस्ट अप हुआ कि ये जनाब ये तो एब्सोल्युटली नॉट, और ये
जो गवर्नमेंट है ये इम्पोर्टेड हुकूमत है, और ये चीजें वहीं से लेके आए ना, इसी से उन्होंने एम्फेसिस ड्रॉ किया। ये जो बयानिया उनका लेटेस्ट था, उसी पे ग्राउंड, उसी पे उन्होंने जो है पूरी बिल्डिंग खड़ी की अपने बयानिए की, जिसका जो है वो पूरा 1 साल। और पॉपुलैरिटी में नो डाउट के अमेरिका मुखालिफ, एस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ जब आप स्लोगन लेते हैं और आम पब्लिक जो है उसमें पॉपुलैरिटी यकीनी है। ठीक है हसन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर कि आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सिफारतकारी के उसूल और सिफारतकारी में इस साइफर की क्या अहमियत है ये जानेंगे। हमें ज्वाइन किया है साबिक सेक्रेटरी खारजा जनाब शमशाद अहमद साहब ने। सर बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सर, आजम खान के बयान के मुताबिक साइफर इमरान खान की जानिब से गुम कर दिया गया। साइफर को अपनी जाती मकसद के लिए इस्तेमाल भी किया गया। साइफर का गुम हो जाना किसी सरकारी अफसर के हाथों या वजीर आजम के हाथों, क्या यह पनिशेबल ऑफेंस है? एक दूसरा, ये साइफर को सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल करना, क्या इस पर भी कोई कानून लागू होता है? सर, सिफारतकारी के उसूल क्या कहते हैं इस पर? साइफर के बारे में हमारे मीडिया को, हमारे अवाम को, हमारे सियासतदानों को, हमारे टीवी के लोगों को, किसी को कुछ नहीं पता। अच्छा। और ये सिर्फ हर चीज को सियासत में उलझा देते हैं, और इसमें भी उलझा दिया गया है। बात यह है कि ये मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है बिटवीन द मिशंस, पाकिस्तान मिशंस अब्रॉड एंड देयर फॉरेन ऑफिस हेडक्वार्टर जो है हमारे दरमियान। और हर साइफर का जो मैसेज होता है वो या तो पोस्ट कार्ड हो, या कोई टेलेक्स हो, या वायरलेस मैसेज हो, या बैग से खत भेजे जाए ना। देखें, मुख्तलिफ मीन्स होते हैं कम्युनिकेशन के। तो जो अर्जेंट चीजें होती हैं और जो खुफिया होती हैं, कि खुफिया से मुराद ये नहीं कि कोई तोप टाइप खुफिया होती हैं, सिर्फ ये कि आने जाने वाले जो पोस्ट लोग होते हैं या डाक जो संभालते हैं उनको ना पता चले वो सिर्फ। और ये साइफर सिर्फ एड्रेस होता है फॉरेन सेक्रेटरी को। अच्छा। जो फॉरेन ऑफिस का हेड होता है, प्रोफेशनल हेड होता है। फॉरेन मिनिस्टर कोई भी हो, वो पॉलिटिकल होते हैं, मगर फॉरेन ऑफिस प्रोफेशनली एक फॉरेन सेक्रेटरी जो होता है वो चलाता है। सही। और हर साइफर टेलीग्राम फॉरेन सेक्रेटरी को होता है, और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन एक डेजिग्नेटेड है, किस किस को जाता है। और ये बड़ी डेजिग्नेशन वगैरह सब चीजें मुकर्रर हैं, कोई ये नहीं बदल नहीं सकता। अच्छा। और इसमें बस फिर बाकी मैसेज होता है, पैगाम। वो एक दफा पहुंच जाए अपनी मंजिल पे तो वो फिर सीक्रेट नहीं रहता, फिर वो मैसेज है पास ऑन कर दीजिए। अच्छा। उसको मीडिया में ले आइए, हम लोग इस्तेमाल करते हैं, फिर उन चीजों को आगे फैला के उसकी डील करते हैं, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन होती है जो आती है, वो इंफॉर्मेशन के तौर पर आती है। और वो कोई ये नहीं होता कि उससे मुल्कों के साथ ताल्लुकात बनाने होते हैं, बिगाड़ने होते हैं। ये जो साइफर आया था, जो असद मजीद ने फॉरेन सेक्रेटरी को भेजा था, बुनियादी तौर पर वो कोई सरकारी मीटिंग नहीं थी। वो मिले थे कि सोशल, उसने बल्कि डोनाल्ड ल्यू ने उनको फॉरेन सेक्रेटरी को बुलाया हुआ था किसी कॉकटेल पे, तो वहां बातचीत। और जब वो हमारा सिस्टम होता है कि जब कोई भी गुफ्तगू ऐसी हो जिसका ताल्लुक हमारे मुल्क के बारे में होता है, तो और वो एम्बेसडर की डिस्क्रिशन होती है कि वो फैसला करता है कि मैंने ये अपने फॉरेन ऑफिस भेजना है या नहीं भेजना। अगर मामूली चीजें हैं तो कोई जरूरत नहीं होती है। तो जो खास कोई गुफ्तगू में बात हुई हो तो वो फिर हम भिजवा देते हैं, और वो उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है फॉरेन सेक्रेटरी को मेन एड्रेस होता है। उसके अलावा उसकी कॉपियां प्रेसिडेंट को जाती हैं, प्राइम मिनिस्टर को जाती हैं, आर्मी चीफ को जाती हैं, ISI के DG को जाती हैं। उसके अलावा फॉरेन ऑफिस के अंदर एडिशनल सेक्रेटरी कंसर्न, DG कंसर्न, ये डिस्ट्रीब्यूशन होती है। हाँ, अगर एम्बेसडर कोई खुफिया चीज भिजवा रहा हो जो नो सर्कुलेशन लिखा हो, तो फिर वो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन जरा महदूद हो जाती है। वो सिर्फ फॉरेन सेक्रेटरी तक आएगी, और हाँ फॉरेन मिनिस्टर को भी जाती है, लेकिन वो सिर्फ फॉरेन सेक्रेटरी को आएगी, और वो फिर फॉरेन सेक्रेटरी डिसाइड करेगा किसको भेजनी है, किसको नहीं भेजनी। सही। तो अब ये मुझे नहीं पता कि ये इसकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या थी। और जो मैंने पुराने जो इंटरव्यू रिकॉर्ड किए थे, इस पर मैं बोल चुका हूं, कह चुका हूं बहुत तफसील से, कि साइफर इज नॉट एन इशू। कोई होता नहीं है मसला, क्योंकि मैंने एक सियासतदान, खातून सियासतदान ने ये कहते हुए सुना मैंने कहीं
कि वो कहती थी कि जी ये तो अब इतना खराब हो गया सियासत का, अब दुनिया में हमें कोई सियासत साइफर नहीं भेजेगा। अच्छा ये बड़ी मज़े खेज बात थी, क्योंकि अच्छा साइफर एक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बिल्कुल इस तरह होता है कि कोई पोस्ट कार्ड भेज दें या कोई फैक्स भेज दें या वायरलेस के मैसेज भेज दें, टेलेक्स भेज दें, तो इस तरह होता है। राइट आगे जो मैसेज है, अच्छा अब इसमें मैसेज जो था वो उसमें सिर्फ डोनाल्ड लू ने हमारे सफीर को इतना कहा था कि भाई आपके प्राइम मिनिस्टर को हम तो नहीं पसंद करते, बस। तो ये तो कोई नई बात नहीं है, ये कोई बहुत बड़ा वो तो नहीं हो पर्सोना गया। नॉन ग्रेटा ये होते चीज हैं, बिल्कुल और ठीक। है कि जब वो यहाँ मिलती है तो प्राइम मिनिस्टर जो होता है उसको जिस तरह मर्जी चाहे राइट इस्तेमाल कर। अच्छा, तो शमशाद साहब ये बताइएगा कि क्या माजी में ऐसा हुआ है कि इस तरह के साइफर्स को सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल किया गया हो? क्या हमने पास्ट में ऐसी कोई एग्जांपल साइट कर सकते हैं? अब मैं आपको थोड़ी सी तारीख का हवाला दूंगा जी कि 1950 में लियाकत अली खान, बहुत ख्वाहिश थी उनकी अमेरिका जाने की, उनको दावत नहीं अमेरिकन दे रहे थे, ठीक है जी। तो ये मैं आपको डायरेक्ट बातें बता रहा हूं जो अच्छा हकायक हैं। जी जी तो अमेरिका जाने की ख्वाहिश थी, अमेरिका वाले नेहरू के गर्विदा थे, उन्होंने नेहरू को बुला के नेहरू का दौरा भी करवा दिया था, हालांकि नेहरू रूस का चमचा बना हुआ था अच्छा और वो अपने आप को नॉन अलाइंड और इंडिपेंडेंट कहता था, मगर अमेरिका फिर भी उसके पीछे था। अब हमारे लोग बड़े बेचैन थे। हुआ ये कि लियाकत अली खान जा रहे थे लंदन, तो कहीं रास्ते में तेहरान रुके ट्रांजिट के लिए, जी तो वहां सफीर जो थे राजा गजनफर, उनके घर पे डिनर था रात। वहां इत्तेफाक से उसने सोवियत एम्बेसडर भी बुलाया हुआ था, क्योंकि हमारे लोगों की ख्वाहिश थी कि अब चले हम मॉस्को चलते हैं, वहां का दौरा करते हैं, तो ताकि हम अपनी अहमियत दिखा दें थोड़ी सी। तो राजा गजनफर अली ने वो सोवियत एम्बेसडर को कहा, जो कि एक आजरी मुस्लिम था, अच्छा वो पूरा एम्बेसडर भी नहीं था मगर शारजे था, कि वो जब एम्बेसडर ना हो तो जो हेड ऑफ मिशन कहते हैं उसको शारजे दफे कहते हैं, तो वो था। तो उसको फिर राजा साहब ने कहा कि भाई तुम हमारे प्राइम मिनिस्टर को मॉस्को की दावत तो दिला दो। कहता है मैं आपको 1 हफ्ते में दिला दूंगा। अच्छा तो बस वो फिर लियाकत अली वापस आए लंदन से, तो दावतनामा 1 हफ्ते बाद स्टालिन की तरफ से लेटर आ गया कि आप आइए, मॉस्को आइए। तो अब हमारे लोग उसी वक्त बड़े वो हो गए और हमने वो दावतनामा ऐसे करके लहरा दिया। अब ये मैं सिर्फ अपनी बात कर रहा हूं ठीक कि है हमारी आदत होती है जब हमें कोई इस तरह की चीज मिल जाए जो मेरे मकसद पूरी करती हो, हाँ तो हम वो फिर लहरा देते हैं। अब वो कोई लियाकत अली ने कागज लेके ऐसे नहीं किया था, ठीक है जी, मगर हमने इस तरीके से पब्लिक में वो डिक्लेयर कर दिया कि हमें स्टालिन ने इनवाइट कर लिया है। 2 दिन के अंदर ट्रूमैन ने कहा कि जी नहीं आप हमारी तरफ आए। उनको फिक्र पड़ गया कि हम तो चले रूस की गोद में, सही तो वो फिर इस तरह ट्रूमैन ने भी इनवाइट कर लिया। तो जाहिर है हमने स्टालिन की इनविटेशन एक जगह रख दी और ट्रूमैन की इनविटेशन एक्सेप्ट करके लियाकत पहुंच गए वाशिंगटन। वहां 2 हफ्ते का विजिट था लियाकत अली का, बड़ा अच्छा विजिट रहा। लेकिन विजिट के आखिर पे ट्रूमैन ने लियाकत अली से एक रिक्वेस्ट की कि आप अगर हमारी बात माने तो एक अपना फौजी दस्ता हमें दे दें, जो कि कोरिया में हमारी जंग हो रही है वहां पे कंट्रीब्यूट करते कंटिजेंट। तो लियाकत ने कहा कि नहीं, हमारे कायद का फरमान है कि कोई भी जंग नहीं हमने लड़नी, पीस विद ऑल एनमिटी विद नन, ये हमारी पॉलिसी है, तो सॉरी वी कांट कंट्रीब्यूट एनी ट्रूप्स। तो ये कह के लियाकत वापस आ गए। लेकिन अब जाहिर है अमेरिका ने तो एक रिक्वेस्ट करनी थी, पूरी हुई नहीं हुई, बात खत्म हो गई, बड़ी ताकत है। लेकिन हमारे यहाँ एक अपने अंदरूनी जो एक इंपीरियल कनेक्शंस वाली सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी थी, अब सुनते जाइए और समझते जाइए। जी जी इंपीरियल कनेक्शंस वाली सिविल मिलिट्री जो ब्यूरोक्रेसी थी वो बड़े परेशान हो गए। तो फिर अब ये हुआ कि फॉरेन ऑफिस का तो एक ही काम होता है कि वो उसका हल देते हैं। तो हमने कहा कि जी अब आप मॉस्को जाइए, स्टालिन की इन्विटेशन आई। 2 हफ्ते बाद उसने जाना था लियाकत में, और लियाकत कत्ल हो जाता है।
अब ये कहना कि अमेरिका ने कत्ल करवाया, ये तो बात दुरुस्त नहीं है। अमेरिका इतनी ऐसी साजिशें नहीं करता, कभी नहीं करता। ये साजिशें करने वाले हम खुद हैं, यहां पे हैं। लेकिन कभी पता चला है आपको? मुझे ये बता दीजिए, कभी आपको पता चला है कि लेकिन सर शमशाद साहब, देखिए आपने कहा अमेरिका ऐसी साजिशें नहीं करता। ईरान को देख लें सर, शाह ईरान को इंस्टॉल करवाना, मुसद्दिक की हुकूमत को घर भिजवाना, ये सब कुछ होता है। तो ऐसे तो अमेरिका ने प्रॉक्सीज को इस्तेमाल करके, फिर क्यूबा में देख लें, फिदेल कास्ट्रो की हुकूमत को 600 अटेम्प्ट्स की गई उसको मरवाने की, फिर उसकी हुकूमत को टॉपल करवाने की। ये तो है। क्या पाकिस्तान में आपने इतना सर ये दौर देखे हैं आपने, पाकिस्तान में अमेरिका ने गवर्नमेंट्स को इंस्टॉल करवाया या ऑलरेडी जो इंस्टॉल्ड गवर्नमेंट्स थी या इलेक्टेड गवर्नमेंट्स थी उनको घर भेजने में अमेरिका का किरदार रहा है? क्योंकि अब तक तो सिर्फ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज है ना सर। आई वुड वांट यू टू कमेंट ऑन इट। होते हैं 88 के, उसमें तो नवाज शरीफ ने जीतना था और उसने वो छांगा मांगा के पता नहीं, और वो फिर अगले इलेक्शन में नवाज शरीफ के काम आए। उस इलेक्शन में क्योंकि अमेरिका से 2 असिस्टेंट सेक्रेटरी आ गए थे इस्लामाबाद में, असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रिचर्ड मर्फी और असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस रिचर्ड आर्मिटेज। ये आर्मिटेज वही है जो फिर 9/11 के बाद नमूदार होता है, जब जनरल महमूद को कहता है कि तुम पत्थर की एज में तुम्हें पहुंचा देंगे। तो मकसद 2 असिस्टेंट सेक्रेटरी आए, उन्होंने हमारी फौज के साथ गुफ्तगू की, नेगोशिएट हुई बाकायदा कि वी वांट बेनजीर भुट्टो टू बी द प्राइम मिनिस्टर। ये उनकी ख्वाहिश थी। तो अमेरिका की सुपर पावर है, हर दुनिया के हर खित्ते में जो हुकूमतें होती हैं वो उनकी पसंद की होनी चाहिए, क्योंकि उनका डॉक्ट्रिन है रिजीम चेंज। कोई रिजीम उनको पसंद ना हो तो वो इजहार कर देते हैं। अच्छा सर, अब हम शमशाद साहब इस पर्टिकुलर केस पे आते हैं। क्या कोई डिप्लोमेटिक डॉक्यूमेंट खो देना, इज इट एन ऑफेंस? क्या ये जुर्म के जुमरे में आता है? क्या इस पे कोई कार्रवाई हो सकती है, कानून की पकड़ होती है सर इस पे? नहीं, ये चीज खोने वाली नहीं होती है कभी भी। देखें, वो उसकी कॉपियां तो होती हैं हर जगह। हाँ, ये कॉपी का खोने वाला प्राइम मिनिस्टर नहीं होता है, कॉपी का इंचार्ज जो होता है उसका सेक्रेटरी होता है। ये ब्यूरोक्रेट्स की जिम्मेदारी होती है, मैं आपको बता दूं। ये अगर कोई जुर्म कोई हो जाए, हाँ, वो ब्यूरोक्रेट जिम्मेदार होता है, ये मैं बता दूं। क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स ट्रेंड, उनको अहमियत पता होती है। अगर ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी को पता ही कुछ नहीं था कि ये साइफर डॉक्यूमेंट है, सीक्रेट, लेकिन ये सीक्रेट तब होता कोई बहुत बड़ा कोई, ये तो एक उसकी सोशल मीटिंग की गुफ्तगू थी, कोई ऑफिशियल मीटिंग नहीं थी। एक सोशल मीटिंग पे ड्रिंक्स पी रहे थे, उस पे बातचीत हो रही थी कि भाई तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर तो हमें पसंद नहीं। अगर वो उसके खिलाफ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, उनको पता था कि कोई हो जाएगा, तो फिर देखिए साजिश हो रही थी, अमेरिकनों को भिनक पड़ गई थी। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि ये जो गुमने शुमने हैं ये तो इमटेरियल है, बिकॉज दैट डॉक्यूमेंट वंस इट रीचेज इट्स डेस्टिनेशन इट लूजेस इट्स इंपॉर्टेंस। हमारे लोग उन सबको फिर जला देते हैं, खत्म हो जाती है। अच्छा, वो एक मुद्दत के अंदर होता है। तो ये तो इमरान खान है, वो ऐसे कागज का टुकड़ा ऐसे करके कह दिया था और वो उसने गलत किया था, ये असूलन नहीं होना चाहिए। मगर जुर्म कोई नहीं है सियासत में, तो कोई जुर्म है ही नहीं आजकल। कभी सियासत में आपने देखा है सिवाय अपने दुश्मन के? और तो कभी अच्छा, अगर ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है शमशाद साहब, तो आपके दौर में ऐसा हुआ कभी कि डॉक्यूमेंट्स, इस तरह के डॉक्यूमेंट्स आगे पीछे हो गए हो, गुम हो गए हो सर? कभी ऐसी चीज नहीं होती, कभी नहीं। ऐसी चीजें कभी नहीं हुई। ये तो सारा मैनिपुलेट किया जा रहा है और एक बंदे को इन्वॉल्व करने के लिए, यानी क्योंकि उसने तो पॉलिटिशियन था, तो उसने तो ये बताना था, जिस तरह लियाकत अली ने जब इन्विटेशन स्टालिन का आया था तो अमेरिका को बताया था ना इस तरीके से। ये तो नहीं था ना कि हमने बाकायदा प्रेसिडेंट ट्रूमन को फोन करके बताएगा, किसी तरीके से बताया। तो इमरान खान बताना चाहता था, लेकिन इसको ये नहीं पता था कि अमेरिका को इस तरीके से चैलेंज नहीं किया जा सकता, करना नहीं चाहिए। मैं सफारतकार हूं, हम लोग तो ब्रिज बनाने वाले हैं, तो मैं अगर होता तो मैं इसको जरूर मशवरा दे देता। ये और चीज है कि इसके वक्त कोई भी बंदा इसको कोई मत देने वाला नहीं था, क्योंकि इसने एम्बेसडर तक गलत 2 अपॉइंट किए थे, जिसका मैंने
अपना कंसर्न इसको कन्वे किया था। अच्छा। जो इस वक्त भी हैं दोनों वो, मैं कहता था कि एक तो आदमी ऐसा था जो पर्सोना नॉन ग्रेटा था, उसको अमेरिका से निकाल दिया गया था, वो मुशर्रफ की कहने पे रिक्वेस्ट करके वो कोलिन पावल ने रखा था, वरना उसको तो जेल में कर डाल देते। अच्छा। तो ऐसी शोहरत वाले लोगों को आप सफीर बना के भेजते हैं, ये भी तो एक बड़ा हमारा कारनामा है ना। तो हम लोगों में ये तरीके चलते हैं, यहाँ कुछ नहीं। वो बंदा, ये भी बता दूं कि उस बंदे ने झूठ बोल के फर्स्ट एवेन्यू पे एक फ्लैट लेके किराए पे ये गवर्नमेंट को कहा कि ये मेरा दफ्तर होगा, क्योंकि मैं सिक्योरिटी काउंसिल की काम बहुत हो गया। अच्छा। वहां उसने अपनी एक मिस्ट्रेस रखी हुई थी। ये मैं इस वजह से कह रहा हूं ताकि हमारी शोहरत आपको पता चले कि हम कैसे कैसे काम करते हैं। यानी ये वहां से उस बंदे का सबको पता है, मगर उसको प्रोटेक्शन दी जाती है। यहां क्राइम इज नो क्राइम। ये पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जहां जो प्रिविलेज लोग हैं उनको बाय लॉ माफ किया जाता है, बाय लॉ। ये एनआरओ क्या होते हैं? यही चीज होती है ना। तो ये पाकिस्तान में एनआरओ किसी मुल्क में नहीं होता। ये जो एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंसेस का सिस्टम है किसी मुल्क में नहीं होती, ये हमारे मुल्क में होती है। ये एपीसी के जरिए पार्लियामेंट को सब्स्टिट्यूट किया जाता है। सर, दिस वाज सच अ स्टार्टलिंग रेवलेशंस इंटरव्यू। ऐसा इंटरव्यू बहुत कम होते हैं जिसमें इतनी रेवलेशंस हो, इतने इंकशाफात हो। एंड आई एम रियली ग्रेटफुल सर कि आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और भी बहुत सी अहम खबरें और भी बहुत से अहम मौजूआत हैं जो कि डिस्कस होंगे इस वक्फे के बाद। के बाद हाज़िरीन नाज़रीन, इंतखाबात करीब आ गए हैं। माशी और सियासी महाज पर नून लीग के लिए मुश्किलात ही मुश्किलात है और सवालात ही सवालात है। खुद मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की वापसी बहुत से सवालात की जद में है। यह सवाल किया जा रहा है कि नून लीग को हुकूमत बनाए 15 माह हो गए हैं, फिर नवाज शरीफ वापस क्यों नहीं आए? अगर नवाज शरीफ को अब भी यह खौफ है कि उनकी अपनी हुकूमत में उनको इंसाफ नहीं मिलेगा, तो फिर एक आम आदमी कैसे इंसाफ की तवक्को रखे? पूछा जा रहा है कि नवाज शरीफ अपने कायद को 15 माह में वापस नहीं ला सकी तो बाद में कैसे लाएगी? मीडिया को यह खबरें भी जारी की जा रही हैं कि नवाज शरीफ की वापसी पर इस्तकबाल के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, लेकिन साथ ही उनकी वापसी से मुतालिक खदशात का इजहार भी किया जा रहा है। इससे पहले नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से मुताद्दिद तारीखें दी जा चुकी हैं। 2021 में भी कहा गया कि वो इसी साल वापस आ जाएंगे। गुज़िश्ता साल सितंबर में भी उनकी वापसी का ऐलान किया गया। फिर कहा गया कि इस साल इलेक्शन से पहले आ जाएंगे, लेकिन अभी तक उनकी वापसी की हतमी तारीख किसी को नहीं मालूम। इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा जनाब मियां जावेद लतीफ साहब। मियां साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। मियां साहब, ये बताइएगा आवाम के पास क्या लेके जाएंगे सर? सियासत, आपने खुद कहा, आपके अपने लीडर कहते हैं कि आपने सियासत अपनी नहीं बचाई, आपने मईशत बचाने की कोशिश की। प्रॉब्लम ये है सर, ना मईशत बची ना सियासत बची आपके पास, तो आवाम के पास क्या बयानियां क्या लेके जाएंगे सर? क्या मंशूर लेके जाएंगे? नहीं अली, बात सीधी सी है कि अगर आप समझते हैं या बकौल आपके कि हम लोगों ने ये कहा कि हमने सियासत कुर्बान की, रियासत बचा ली, तो क्या ये कौम नहीं जानती जिनसे आपने वोट लेने हैं? और जो आए रोज़ इंकशाफात हो रहे हैं, जो आए रोज़ उस साजिश जो घड़ी गई थी 2017 में, उसके ताने बाने जिनसे मिल रहे हैं और जो बेनिफिशरी थे 2017 के फैसलों के जी, तो उसके बाद भी क्या कौम जो है कुर्बानी देने वालों के साथ जाएगी या मुल्क बर्बाद करने वालों के साथ जाएगी? और 2017 के फैसले के बाद मुझे कोई ये बताए कि कोई एक दिन भी ऐसा आया हो जिस दिन मुल्क जो है वो ऊपर गया हो। ऊपर जाना तो दूर की बात, किसी जगह स्टेबल हो गया हो, बल्कि हर रोज़ मुल्क नीचे गया, मुल्क की तरक्की नीचे गई, मुल्क के अंदर महंगाई, बेरोज़गारी, अफरा तफरी, लाकानूनियत ये आए रोज़ बढ़ती गई। तो अगर तो एक साल के अंदर तबाही सारी हुई है तो फिर तो हम किसी तौर पर भी कौम के सामने जाने की पोजीशन में नहीं है। और अगर एक साल में हमने मुल्क को बचाया और जो मुल्क तेज़ी से नीचे गिर रहा था उसको संभाला दिया, और 2017 को लोग अगर याद कर रहे हैं तो फिर 2017 के करैक्टर जो हैं उनको सजा जरूर देंगे इंतखाबात में लोग वोट के जरिए।
ताकि दोबारा ऐसी कोई साजिश मुल्क के खिलाफ ना हो सके। अच्छा चले मियां साहब, एक और चीज डिस्कस कर लेते हैं, आपके कायद की वापसी। यानी आप ये देख लें कि आपकी अपनी गवर्नमेंट है सर, वफाक में आपकी हुकूमत है, बट और आप अगेन कानून की हुक्मरानी पर भी आपको यकीन है, मगर आप अपने कायद को वापस इसलिए नहीं ला रहे क्योंकि आपको इंसाफ की तवक्को नहीं। और यही सवाल मैंने उठाया था अपने इंटरव्यू में भी। फिर एक आम आदमी अपने लिए इंसाफ कहां से तलाश करेगा अगर आपके कायद को, जिसकी गवर्नमेंट भी है, उसको इंसाफ नहीं मिल रहा? क्यों इतनी गैर यकीनी क्यों है आपकी? क्या कोई बात नहीं बन रही, कोई डील नहीं बन पा रही है जहां बननी चाहिए थी मियां साहब की वापसी के लिए? नहीं अली हैदर, बात यह है कि जब हम बात करते थे, और ख़ास तौर पर मैं तो बड़े अरसे से ये बात करता था, जब हुकूमत कौमी हुकूमत बन भी गई थी, इसके बावजूद कहता था कि सहूलतकारी हो रही है। और फिर वक्त ने साबित किया कि जब एक ताकतवर अदारे ने ख़ुद एहतसाबी की तो उसमें बेशुमार लोग जो हैं वो जो पर्दे के नीचे छुपे हुए थे वो बेनकाब हुए, बल्कि उनको सज़ाएं भी मिली। अभी हाँ ये ज़रूर है कि दीगर अदारों ने न खुद एहतसाबी की और ना ही कोई सबक सीखा 9-10 मई की साजिश से जो नतीजा सामने आया जी। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर रियासत को 2 माह के अंदर इंसाफ नहीं मिल सका, हमला आवर जो हैं वो कटहरे में नहीं आ सके रियासत पे हमला करने वाले, तो फिर नवाज शरीफ को 2017 से आज तक इंसाफ के लिए तो हम देख रहे हैं चारों तरफ, हमें तो इंसाफ नहीं मिला। तो इसलिए चुप हैं कि भाई अगर रियासत को इंसाफ नहीं मिल रहा तो हम कौन से किस बाग की मूली हैं भाई, हमें क्यों फिर इंसाफ उन काजियों से मिलेगा जो काजी 2017 में पाकिस्तान को तरक्की करते पाकिस्तान को डुबोने में एक रोल उनका भी था। भले उन्होंने दबाव में कोई फैसले किए या खुद से अनाउंस किए फैसले, मगर फैसले तो हुए थे और वो फैसले किए हुए जो थे वो आज तक पाकिस्तानी कौम भुगत रही है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जब रियासत को इंसाफ मिलेगा तो नवाज शरीफ को भी इंसाफ मिल जाएगा, और इसी में आपके सवाल का जवाब है। अच्छा अब बात यहाँ पे ये है मियां साहब, आप कह रहे हैं कि हम सिर्फ बयानिया लेके जाएंगे इलेक्शंस पे, और बयानिया तो इमरान खान के पास भी है, बड़ा स्ट्रांग बयानिया सर उनका। तो क्या आप कह रहे हैं कारकर्दगी ना कोई हमसे पूछे ना आवाम हमसे पूछे, हम बयानिया के जोर पे जीतेंगे, ये कैसे मुमकिन होगा सर? देखें अगर मिस कॉल आज भी आनी है 9-10 मई के वाक़े के बाद जी, अगर मिस कॉल आज भी आनी है इजराइल के मुतालबे के बाद, अगर मिस कॉल आज भी आनी है फॉरेन फंडिंग केस के बाद, अगर मिस कॉल आज भी आनी है जो अखलाकी तौर पे मुल्क को तबाह कर दिया गया, जो आइनी कानूनी तौर पे मुल्क जो है दुनिया में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रह गया, 9-10 मई का जो हमला हुआ उसके बाद तो बिल्कुल हमारी आंखें झुक गई हैं शर्म से। उसके बाद भी अगर कोई मिस कॉल आनी है तो फिर मैं नहीं समझता कि खुदा ना खास्ता आइंदा हम 9-10 मई के वाकयात को रोक चले। पाएंगे। अच्छा चले, मैंने सवाल तो ठीक है, आप में सवाल कुछ और था, आप कह रहे हैं मिस्ड कॉल्स, और इमरान खान ने कहा है, मतलब खबरें ये आ रही है कि इमरान खान को मिस्ड कॉल्स आ रही हैं। आप सर क्या लेके जाएंगे? सवाल मेरा दोबारा वही है, अवाम में क्या बयानियां लेके जाएंगे, या सिर्फ बयानियां लेके जाएंगे, कारकर्दगी नहीं लेके जाएंगे सर आप? जी मियां साहब मेरी आवाज आ रही है सर आप? नहीं देखें अगर जहाँ तक बयानिए इमरान खान के का ताल्लुक है तो वो तो भाई हाय रोज़ नया बयानिया घड़ता है और नया झूठ की बुनियाद पे झूठ का सहारा लेके इतना झूठ बोलता है कि उनके इर्द गिर्द खड़े हुए लोग जो हैं उनको सच लगना शुरू हो जाता है। इतनी डठाई से बोलता है, मगर साल सवा साल ख़ास तौर पे जितना उसने झूठ बोलना था वो तो बोल लिया। अब जहाँ तक तल्लक है मुस्लिम लीग नून का, उसके बयानिए का, तो हम तो डे 1 से कह रहे हैं भाई कि वोट को इज्जत दो। हम तो अदारों को कह रहे थे कि अगर आप वोट का तकद्दस पामाल करेंगे, आइन कानून के मुताबिक नहीं चलेंगे तो रियासत नहीं चल पाएगी। तो अगर अदारों ने या अदारों में बैठे लोगों ने इस चीज़ का इकरार एतराफ़ कर लिया कि हम आइन कानून के मुताबिक चलेंगे, ए पॉलिटिकल होने का एतराफ़ कर लिया, खुद एहतसाबी का अमल शुरू कर लिया, तो हमारी कोई मुसल्लह जंग तो नहीं थी, हमारे अपने अदारे हैं, कोई दूसरे ममालिक के अदारे थोड़ी थे कि हम पहले कमिटमेंट लें, कोई एग्रीमेंट करें और उसके बाद हथियार फेंकेंगे। नहीं, हमारा वही बयानिया है,
आज भी अगर कोई अमल करता है, आइन सही। कानून के मुताबिक वादा करता है, तो हम यकीनन पाकिस्तानी हैं, उस वादे पे हम यकीन करते हुए हम आगे बढ़ना चाहते हैं ताकि पाकिस्तान जो है वो तरक्की की मनाजिल फिर से तय करनी शुरू सही। करे। और जहाँ तक आपका तल्लक है कि आप ये कहना कि आप पंजाब में अक्सरियत हासिल कर पाएंगे, तो अली हैदर आपको तो कम से कम ये याद है 2018 में जुल्म का सूरज सवा नेज़े पे था मुस्लिम लीग के लिए। मुस्लिम लीग की क़यादत नाअहल हो चुकी थी, गिरफ्तार थी, इसके बावजूद भी लोगों ने हमें अक्सरियत दी पंजाब में। वो अलग बात है कि हमें हुकूमत बनाने ना दी गई, मगर अक्सरियत तो लोगों ने दे दी थी। आज तो हालात बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। आज तो लोग याद कर रहे हैं कि 2017 का एक फलता फूलता तरक्की करता पाकिस्तान डुबो दिया गया इन साजिशों ने, और उस वक्त अगर लोग बाहर आ जाते तो शायद आज के हालात पाकिस्तान के ना बनते। ये तो लोग आज जो मैं कह रहा हूँ, ये इलेक्शन आने दें, इलेक्शन के दिन आपको बताएंगे वोट के जरिए कि उन्होंने उसका जवाब किस तरह दिया है वोट के जरिए। अच्छा, अब आखिरी सवाल आपसे मियां साहब, ये बताइएगा कि इमरान खान इलेक्शंस होंगे, चलें वेरी गुड, क्या लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाएगी या फिर मैदान भी आपका होगा, घोड़ा भी आपका होगा, इमरान खान इससे आउट होंगे? अली हैदर, मैं एक सियासी वर्कर हूँ, मैं कभी ये तसव्वुर भी नहीं कर सकता। अच्छा, जिसको अवाम ना चाहे उसका हक नहीं है इक़्तिदार में आने का, और दूसरी चोर दरवाजे से भी। और दूसरा मैं ये कहूँगा कि अदारे बदकिस्मती है जो आप सवाल कर रहे हैं। 4 सालों में हुकूमत वक्त जो थी वो जो इशारा करती थी, अदारों में बैठे लोग वो हुक्म मानते थे और जुल्म जबर करते थे। आज आप साल सवा साल होने को है हुकूमत को, आप सवाल करते हुए थक जाते हैं कि इमरान कब गिरफ्तार होगा। तो मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत वक्त का काम नहीं है किसी को गिरफ्तार करना या रिहा करना, ये अदारों का काम होता है जो इंडिपेंडेंट हैं, जो आइन कानून के मुताबिक काम करते हैं। अगर वो अदारे आइन कानून के मुताबिक काम करेंगे तो इमरान आज से सवा साल पहले गिरफ्तार हो चुका हुआ था, जब वो साइफर की बात करता था, जब वो असेंबली तोड़ने की बात करता था, जब वो इम्पोर्टेड हुकूमत का नारा लगाता था, जब वो मीर जाफर सादिक अदारों में बैठे लोगों को कहता था। ये उस वक्त अदारे हरकत में आते, सहूलतकारी ना करते, तो आज को इमरान को सज़ा हो चुकी होती। मगर मैं फिर ये कहूँगा, ना मेरी ये ख्वाहिश है, ना हुकूमत वक्त ऐसा करना चाहिए, ना करेगी। ये अदारों का काम है, अदारे कानून आइन के मुताबिक काम करें, वो किसी को ना देखें कि ताकतवर कौन है, मकबूल कौन है या गैर मकबूल कौन है, बल्कि आइन कानून के मुताबिक अदारों को ये देखने की ज़रूरत नहीं होती कि कौन मकबूल है और कौन गैर मकबूल है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त निकाला। वफाकी वजीर मियां जावेद लतीफ साहब, आपका शुक्रिया। एक वक्फा लेंगे नाज़रीन, वक्फे के बाद कल से चर्चा जारी है कि इमरान खान साहब ने टिकटॉक पे तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। इस पे कुछ बहस करेंगे, कुछ जानेंगे कि क्या वाकई ऐसा पॉसिबल है जो कि इमरान खान ने अचीव किया है। इस वक्फे के बाद ब्रेक के बाद आ रहे हैं, घर के भेदी ने लंका ढा दी है और चेयरमैन तहरीक इंसाफ के टिकटॉक अकाउंट पर फॉलोअर्स और व्यूअर्स की भरमार का भांडा फोड़ दिया। पीटीआई चेयरमैन के अकाउंट के हवाले से सोशल मीडिया की दुनिया पर 2 दिन से एक हंगामा बपा है। नित नए मौजूआत के बाब में एक अनोखा मौजू छिड़ गया, तारीफें और तनकीद हो रही हैं, तबसरे तजिए तकाबली जायजे हो रहे हैं। पीटीआई अपने चेयरमैन के नए नए टिकटॉक अकाउंट पर 48 घंटे में 30 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स को उनकी मकबूलियत करार दे रही है। तहम ये आदादोशुमार एक तनाज़े को भी जन्म दे रहे हैं, जहां एक तरफ पीटीआई चेयरमैन के टिकटॉक अकाउंट की तेजी से बढ़ती फॉलोइंग को सराहा जा रहा है, वहीं बाज़ हलकों का दावा है कि साबिक वज़ीर आज़म के फॉलोअर्स और व्यूज जाली अकाउंट्स या बॉट्स का नतीजा है। इसी हंगामे में पीटीआई सोशल मीडिया टीम के साबिक रुकन फरहान वरिक ने साबिक वज़ीर आज़म के टिकटॉक फॉलोअर्स पर संगीन सवालात उठाए हैं। उन्होंने सवाल उठाया है कि पाकिस्तान में कुल टिकटॉक ऑडियंस 4 करोड़ 10 लाख है, फिर उन्होंने 10 करोड़
व्यूज कैसे हासिल कर लिए? इसका एक ही तरीका हो सकता है, वो आप सब जानते हैं। उन्होंने कहा कि तहरीक-ए-इंसाफ की सोशल मीडिया की बुनियाद पर मकबूलियत दिखाना इस मुल्क के साथ बहुत बड़ा धोखा है, क्योंकि यह सब मैनिपुलेट किया जा सकता है। फरहान वरिक के तल्ख सवालात पर सोशल मीडिया एक्टिविस्ट सलमान दुरानी ने इन्हें चैलेंज किया कि हिम्मत है आप भी ये करके दिखाएं, जिस पर फरहान वरिक हरकत पे आए और टिकटॉक अकाउंट बनाया। उनकी पहली वीडियो पर एक दिन में 2 करोड़ से ज्यादा व्यूज आए, जिन्होंने पीटीआई चेयरमैन की मकबूलियत का बयानिया पाश कर दिया। सवाल यह है कि क्या सोशल मीडिया पर मकबूलियत हकीकत है या अफसाना? सवाल यह भी है कि क्या सोशल मीडिया पर पजीराई को वोट बैंक भी कहा जा सकता है या नहीं? हमें इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सोशल मीडिया एक्सपर्ट जवेरिया फहाद। जवेरिया साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। क्या यह पॉसिबल है कि बॉट्स की मदद से इतने व्यूज हासिल किए जा सके? देखिए, मैनेज तो बिल्कुल हो सकते हैं, और ये एक अब काफ़ी पुराना फिनोमेना हो चुका है। इट्स नॉट समथिंग जो कि नया है, नया ट्रेंडिंग चीज़ है। इन द पास्ट भी जो बहुत सारी सोशल मीडिया साइट्स थी, इंक्लूडिंग फेसबुक, ट्विटर, बाकी आपके जो यूट्यूब हैं, सब प्लेटफॉर्म जो हैं उनका एक मोनेटाइजेशन एक एस्पेक्ट होता है, जिसमें वो पैसे कमाते हैं बेसिकली आपके लाइक्स और व्यूज और एंगेजमेंट और रीच को सेल करके। सो इसी फिनोमेना के थ्रू आपके डिफरेंट तरीके होते हैं, जिनमें कुछ आपके ऑर्गेनिक मीडियम्स होते हैं, कुछ आपके पेड मीडियम्स होते हैं। जो ऑर्गेनिक मीडियम्स होते हैं उसमें आपका कंटेंट आ जाता है, जिसमें आप डिफरेंट हैशटैग्स यूज़ करके, कॉन्वर्सेशंस में पार्टिसिपेट करके, रेलेवेंट टॉपिक्स के अंदर बात करके आप इंगेजमेंट क्रिएट कर सकते हैं। दैट्स हाउ यू जनरेट मोर लाइक्स, या आप ज़्यादा व्यूज़ उससे गैदर कर सकते हैं, या ज़्यादा उससे आप अपनी इंगेजमेंट बढ़ा सकते हैं। जो दूसरा मेथड होता है, जो बड़ी कॉमनली यूज़ करते हैं डिफरेंट सेलिब्रिटीज़ भी करते हैं, डिफरेंट प्रोफेशनल्स भी करते हैं, कंपनीज भी करते हैं, वो होता है पेड एडवर्टाइजिंग। जो पेड एडवर्टाइजिंग होती है उसमें बेसिकली जितने भी आपकी सोशल मीडिया साइट्स हैं, दे गिव यू एन ऑप्शन कि आप पेड कैंपेन्स चला सकते हैं टू बाय योर लाइक्स, योर फॉलोअर्स, योर रीच, एंगेजमेंट। आप अपना कंटेंट दूसरे लोगों को दिखाना चाहते हैं, आप टारगेटेड कैंपेन के थ्रू दिखा सकते हैं। अगर मैं चाहूँ कि मैं अपना कंटेंट स्पेसिफिक लोगों को दिखाऊं। ठीक, अच्छा जवेरिया, जिस तरह से अमेरिका में जब डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शंस हुए तो इल्ज़ाम लगा कि रूस ने उन इलेक्शंस पे सोशल मीडिया के जरिए असरअंदाज होने की कोशिश की है। क्या इलेक्शंस कैंपेन या इलेक्शन इटसेल्फ मैनिपुलेट हो सकते हैं थ्रू सोशल मीडिया? क्या ऐसा मुमकिन है? बिल्कुल कर सकता है। प्लेटफॉर्म जो हैं, बिकॉज आपको पता है अब AI और सारा डेटा का ज़माना है, और सो ये जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी जो बेसिस है वो आपके डेटा के ऊपर बेस्ड है। उनके पास आपकी सारी इन्फॉर्मेशन है, फ्रॉम योर लोकेशन टू आपका एड्रेस से लेके आपकी जेंडर एंड ऑल ऑफ दैट इन्फॉर्मेशन, ये अवेलेबल है उन प्लेटफॉर्म्स के अंदर, ऑलरेडी फिल्ड है जब आप साइन अप करते हैं उसके लिए। तो उस इंफॉर्मेशन को यूज़ करके डिफरेंट पेड कैंपेन्स बनाई जाती हैं जो हर प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हैं, जिसको टारगेटेड कैंपेन्स कहा जाता है। उन टारगेटेड कैंपेन्स में वो आपको ये इख्तियार देती हैं कि आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपने किस मुल्क के लोगों को टारगेट करना है। आपने उनमें से मेल्स को करना है, फीमेल्स को करना है, उनकी एज ब्रैकेट क्या होनी चाहिए, उनके प्रोफेशंस क्या होने चाहिए, उनके इंटरेस्ट क्या होने चाहिए। यहाँ तक कि आप चाहते हैं कि आप कोका कोला की या किसी भी ब्रांड की बोतल सेल करें, तो आप उन लोगों को भी टारगेट कर सकते हैं जिनका इंटरेस्ट उस चीज़ में है। सो दैट्स अ वेरी नोन फिनोमेना, और इसको जो है इसी की बेसिस के ऊपर जो है डिफरेंट कैंपेन्स रन की जाती हैं ग्लोबली, और इट्स प्रीटी मच डूएबल, और होता भी है हर इंडस्ट्री में, हर प्लेटफॉर्म पे यूज़ होता है। और जो आप इसकी बैकबोन कहेंगे अब इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की, जो उनका अर्निंग मीडियम है, वो बेसिकली यही सारी कैंपेन्स हैं जिनके थ्रू वो लोगों को बिजनेसेस से या लोगों से कनेक्ट करते हैं। इसी चीज़ के वो बेसिकली पैसे कमा रहे होते हैं। अच्छा, क्या किसी की इमेज बिल्डिंग मंफी या मस्बत की जा सकती है जवेरिया सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके? देखिए, कोई भी तो नहीं कर सकता। डेफिनेटली इसके सोशल मीडिया एक्सपर्ट्स होते हैं, और स्पेसिफिकली इस फील्ड के लोग जो हैं उनको परफॉर्मेंस मार्केटिंग एक्सपर्ट या उनको पेड मीडिया एक्सपर्ट्स कहते हैं, जो स्पेसिफिकली इस डोमेन में काम करते हैं। तो उसके लिए आपका एक स्किल सेट रिक्वायर्ड होता है, जो आपका नॉलेज है अबाउट द प्लेटफॉर्म इटसेल्फ, और दूसरा उसके साथ साथ आपकी जो स्किल्स हैं इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल स्किल्स या क्वांटिटेटिव स्किल्स, बिकॉज आप पैसे तो स्पेंड कर रहे हैं बट उसके साथ साथ अच्छा, और बहुत माल किया जा सकता है जवेरिया? अच्छा ठीक, हमारा वक्त खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। प्रोग्राम खत्म हो जाता है, मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।